इन दोनों मैट्रिक्स अगर हम गुणा करेंगे तो गलती से भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं है। रीजन क्या है सुनो, इस मैट्रिक्स का क्रम है 2 इंटू 3, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का क्रम है 2 इंटू 3। गुणा करने के लिए या होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पे जितने अवयव है, मतलब जितने स्तंभ हैं, उतनी यहाँ पर पंक्तियां होनी जरूरी है। रीजन क्या है, 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, 2 का 3 से हो जाएगा, लेकिन 3 का गुणा करने के लिए आगे अवयव नहीं है। तो गुणा संभव होने के लिए यह जरूरी है कि पहली मैट्रिक्स में जितने स्तंभ हैं उतनी ही पंक्तियां अगली मैट्रिक्स में होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं एक पंक्ति और बना देता, अब गुणा संभव था, अब 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 4 से हो जाता। यानी पहली मैट्रिक्स में स्तंभ संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति संख्या ये बराबर होनी चाहिए, यानी स्तंभ बराबर होने चाहिए पंक्ति के, स्तंभ पहली मैट्रिक्स के और पंक्तियां दूसरी मैट्रिक्स के, तब इनका गुणा संभव होता है, अदरवाइज गुणा होता ही नहीं है। हमने अभी तक जितने गुणा किए थे उसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी कि इधर स्तंभ और इधर पंक्तियों की संख्या बराबर ना हो। ये बात आपसे मैंने पहले गुणा करवा के देखी, आपसे नहीं हुआ। अब ये बात साबित हो गई कि 3 पंक्तियां हैं तो 3 स्तंभ होने जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब अगर मान लो यहाँ 3 पंक्तियां बना दी, अब इसका क्रम 3 इंटू 3 हो गया, अब 3 इंटू 3 हो गया, गुणा संभव हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्तंभ और इसमें पंक्तियां बराबर है। अब एक चीज और सुनो, जो हमारा आंसर आएगा, यानी इनका गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम क्या होगा वो भी हम पहले पता कर सकते हैं। उसका क्रम ये होगा 2 इंटू 3। ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 इंटू 3 की बनेगी, अगर गुणा संभव है तो। ये दोनों बराबर होने चाहिए तब तो गुणा संभव होगा, और जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का क्रम होगा 2 इंटू 3, इसकी पंक्तियां इसके स्तंभ। अब से गुणा करके देख लो, 1 का गुणा 1 से, 2 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 4 से। तो मैं कर देता हूं गुणा, 1, 6 और 12 कितने हो गए? 19। उसके बाद में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी -1 + 2 +1 +1 -3 -2। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 4 6 6 और 6 12, तो यहां आएगा 12। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 4 और 15 19 19 और 24 कितने हुए? 43, तो ये हो गए 43। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -4 + 5 प्लस का 1 +1 -6 -5। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 8 और 10 18 और 12 30। आगे कोई पंक्ति है क्या? आगे पंक्ति बनेगी नहीं। इसका क्रम देख लो भले, 2 इंटू 3 है, ये हम पहले भी पता लगा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस पे आधारित हमारे आगे वाले सवाल है, ठीक है। हाँ, 19 नंबर सवाल है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कोष का मतलब खजाना, ट्रेजरी है। कोई 30,000 रुपये उसके पास है निवेश करने के लिए, लगाने के लिए। 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों, यानी 2 अलग अलग प्रकार के कोई प्रोडक्ट है, ये उनमें 30,000 रुपये लगाना चाहता है। जो फर्स्ट बांड है, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट है या फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है कोई, उस पे उसको 5% का ब्याज मिलेगा। दूसरे पे जितने रुपए लगाएगा उस पे 7% ब्याज मिलेगा। आव्यूह गुणा के प्रयोग द्वारा, यानी मैट्रिक्स का गुणा का यूज करना है, और निर्धारित कीजिए 30,000 रुपये के उस ट्रेजरी को, खजाने को किस प्रकार से निवेश करे दोनों में कि व्यापार संघ को कुल ब्याज 1800 रुपये मिले। 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 2 अलग अलग जगह पे, किसमें कितना लगाना है ये बताना है, और ब्याज 5% और 7% है, और कुल इनकम या कुल ब्याज उसको जो है 1800 रुपये मिलने चाहिए। शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं ना, उनको एक तरीके से ब्याज ही मिलता है, रिटर्न ही मिलता है। 12% 15% मिलता है वार्षिक,
12% वार्षिक का मतलब होता है 1 महीने का 1% ब्याज, आपको ये शायद नहीं पता होगा। और 24% का मतलब होता है 1 महीने का 2% ब्याज। वार्षिक ब्याज का मतलब ही होता है, अपने जैसे नॉर्मली गांव में साहूकार से जो ब्याज लेते हैं ना, वो 2 रुपये सैकड़ा में देता है। उसका सही अर्थ पता है क्या होता है? उसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है कि 100 रुपया अगर कोई 1 महीने के लिए यूज करेगा तो उसके 2 रुपये ब्याज देने पड़ेंगे। 100 रुपये के 2 रुपये, उसे बोलते हैं 2 रुपये सैकड़ा महीने का ब्याज। अगर कोई 1000 रुपये लाएगा तो उसको 20 रुपये ब्याज के देने पड़ेंगे। 10,000 लाएगा तो 200 रुपये, 1 लाख का 2,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा 1 महीने का। 2 रुपये सैकड़े का हिसाब ये होता है, 1 लाख का 2,000 रुपये ब्याज। अगर कोई 1.5 रुपये सैकड़ा लाता है तो 1 लाख का 1500 रुपये ब्याज होगा। समझ गए आप लोग? अब 1 लाख का 2,000 रुपये ब्याज हो गया, 12 महीने का 24,000 ब्याज हो गया। 1 लाख का 12 महीने का 24,000 रुपये ब्याज, यानी कोई 1 लाख रुपये अगर ब्याज पे देता है 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से, तो उसको 1 साल के अंदर 24,000 रुपये की इनकम होगी। और 2 साल के अंदर मान लो 24,000 रुपये अगले साल फिर हो जाएंगे। अब आजकल क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? पहले 1 लाख रुपए दे दिए, फिर 24,000 उसमें साथ में जुड़ेंगे, अगले साल ब्याज लगेगा 1,24,000 का। अब 1,24,000 का ब्याज लगेगा तो आपको पता है अगले साल 12 महीने का ब्याज जो 24,000 से थोड़ा ज्यादा होगा। समझ गए? अगले साल फिर वो जुड़ जाएगा। ऐसे करके लगभग 3.5 साल में रुपए डबल हो जाते हैं। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए ब्याज पे चलाता है आपके गांव के अंदर, तुम ये समझ लो हर 3.5 साल में उसकी इनकम डबल हो रही है। 10 लाख रुपए ब्याज पे चलाए, 3.5 साल में लगभग 20 लाख हो जाएंगे, फिर अगले 3.5 साल में उसके 40 लाख हो जाएंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरीके से अविस्मरणीय घटना होती है। ये हर 3.5 साल में उसके रुपए डबल होते जाते हैं। अब ये तो बात होगी सैकड़े की। अगर परसेंट पे बात करें तो 2 रुपया सैकड़े को बोलते हैं 24%, क्योंकि 12 महीने में कितने परसेंट ब्याज कमाएगा वो? 24%। और जो बैंक पे अपने को लोन मिलता है वो मिलता है लगभग 12, 13, 14% पे। 12% का मतलब हो गया 1 महीने का 1%, यानी 1 लाख का 1,000 रुपया ब्याज। ठीक है? यहाँ 5%, 7% मिल रहा है, यानी ये मान लो उसको 50 पैसे ब्याज मिल रहे हैं। ठीक है? अब इसको 30,000 रुपये लगाने हैं, तो मान लेते हैं जो पहला बॉन्ड है उस पे इसने x रुपए लगा दिए, तो सेकंड पे कितने लगाएगा? 30,000 में से बचेगा वही तो लगाएगा। तो 30,000 माइनस x रुपये उसने दूसरे पे लगा दिए। अब पता नहीं पहले पे कितने लगाए दूसरे पे कितने लगाए, हमने x मान लिया। पहले पे x लगा दिए, दूसरे पे 30,000 माइनस x लगा दिया। इस पे ब्याज मिलता है 5%, इस पे ब्याज मिलता है 7%, और टोटल ब्याज मिलना चाहिए 1,800 रुपये। इसने कहा है सवाल में, देख लो 2 सवाल है, आगे 1,500 रुपये का हिसाब लगाना है। 1,800 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। और ये क्या, मैट्रिक्स गुणा का यूज करो। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो यूज करना है और आपको बताना है कि कितने रुपए उसने कहाँ लगाए। तो हम एक काम करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, x यहाँ लिख देते हैं और 30,000 माइनस x यहाँ लिख देते हैं। और दूसरी मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं, यहाँ कर देते हैं 5% और यहाँ कर देते हैं 7%, और बराबर में लिख देते हैं 1,800 रुपये मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स का साइज है 1 × 1, एक ही पंक्ति एक ही अवयव। इस मैट्रिक्स का साइज है 2 × 1, 2 पंक्तियां 1 स्तंभ। और इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? 1 × 1 पंक्ति 2 स्तंभ। क्या इनका गुणा संभव है? चेक करते हैं। पहली का 1 × 2, दूसरी का 2 × 1, संभव है कि नहीं है? और जो आंसर आएगा उसका क्रम क्या होगा? तो बराबर में सही लिखा है। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई ना 2, जब हम इसका इससे गुणा करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी ब्याज की। कैसे होगी देखिए, सवाल पूरा होने के बाद समझ आएगा। पहली पंक्तियां गुणा किससे होता है? पहले स्तंभ से। गुणा ऐसे होता है, पहले अवयव का पहले अवयव से, तो कितना हो गया? 5x%। x का 5% से तो 5x% हो गया, परसेंट तो साथ मिल गया। बीच में क्या आता है? 30,000 माइनस x का 7% से गुणा, तो 30,000 माइनस x गुणा 7% हो गया गुणा, और बराबर में है आपका 1,800। इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं? एक ही अवयव है। इस मैट्रिक्स में भी कितने अवयव हैं? और दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब इनके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये अवयव इस अवयव के बराबर होगा। एक बात बताओ,
अगर दो मैट्रिक्स इस तरीके से बराबर हो, ये Z और यहाँ V मान लो, और इधर 1 2 3 4 लिखो, इसका मतलब क्या है? x का मान क्या है? इसका मतलब संगत अवयव क्या होंगे? बराबर। अगर बीच में बराबर है तो ये अवयव 1800 के बराबर होगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5x बटा 100, परसेंट हटेगा, बटे में 100 लगता है, 7वीं क्लास की बात है ये। 30,000 माइनस x गुणा 7 बटे 100 और बराबर में है 1800। ये 100 भाग से इधर भेज दो। ये मान लो मैंने 100 एलसीएम ले लिया, इधर भेज दिया। ये कितना हो गया? 5x माइनस 7x, 7 का x से गुणा कितना हो गया? माइनस का 2x, 7 का 30,000 से गुणा 2,10,000। इधर ये हो गया 1,80,000। 2,10,000 उधर जाके घटा दो तो माइनस में कितना आएगा? 30,000। 30,000 ही आएगा। ये 2,10,000 उधर ले गए, 1,80,000 में से घट गए तो माइनस में 30,000। माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आया? 15,000 आया। 30,000 में 2 का भाग 15,000, यानी उसने पहले पे 15,000 रुपए लगाए। पहले पे 15,000 रुपए लगाए तो दूसरे में कितने लगाएगा? 15,000 इसमें लगाएगा। पहले पे इसको ब्याज मिलता है 5%, इस पे मिलता है 7%। कितना ब्याज होगा? कैलकुलेशन करते हैं। 5% का मतलब 15,000 गुणा 5 बटा 100, 15 5 75, 750 रुपये मिले इसको। 7% में बटे में 100 लगाओ, परसेंट हटेगा तो 0 से 0 कट गया। 15 7 105, 1050, टोटल ब्याज 1,800 रुपये हो गया। कैलकुलेशन ऐसे होगी है। पहले पे 15,000 रुपये लगाए उसने, 5% ब्याज के हिसाब 750 रुपये मिले। यहाँ 15,000 लगाए, यहाँ 1050 रुपये ब्याज मिले। टोटल 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1,800 रुपया हो गया। दूसरा सवाल जो है, इसमें ब्याज कितना करना है? 1,500। यहाँ 1,500 करना है, यहाँ 1,500 करना है। 2,000 है क्या? तो 2,000 करना है, यहाँ 2,000 करना है, यहाँ 2,000 करना है, यहाँ 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख हो जाएंगे तो इधर 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 कितना आएगा? ये 2,10,000 बचेंगे। 10,000 में 2 का भाग 5,000 और 25,000 उत्तर आएगा। ठीक है, उतार लो। तो 20 नंबर सवाल के अंदर ये कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। इनका क्रम मैंने लिख दिया। अब सवाल क्या 21 नंबर वो देखिए। 21 नंबर सवाल ये है कि पी वाई और डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए एन के पी पर क्या संबंध है? एन के और पी का एक तरीके से मान पूछा है। एन के पी के बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल क्या सुनो। पी वाई और डब्ल्यू वाई इन दोनों का जोड़ परिभाषित है। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये शब्द सुनो। परिभाषित होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पी का वाई से यहां गुणा किया गया ना, तो पी का वाई से गुणा होया हुआ है। आप ये नहीं कहोगे पी का वाई से गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि इसने ये बोला ये परिभाषित है। परिभाषित होने का मतलब है पी का वाई से गुणा हो चुका है। आप ये नहीं कह सकते पी का वाई से सर गुणा नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा ये परिभाषित है। परिभाषित का मतलब ये हो गया इसकी डेफिनेशन है, यानी ये चीज है। इसके कहने का मतलब ये है। प्लस में डब्ल्यू वाई है, इसका मतलब डब्ल्यू का भी वाई से गुणा हो गया। और फिर पी वाई का गुणा होने के बाद जो उत्तर आया, डब्ल्यू वाई का गुणा होने के बाद जो उत्तर आया, जो नई मैट्रिक्स बनी, उन दोनों का जोड़ भी होया हुआ है। इस लाइन का मतलब ये है। तो परिभाषित होने का मतलब समझ गए। कहने का मतलब सीधा सा है, पी का वाई से गुणा हो गया, डब्ल्यू का वाई से गुणा हो गया। गुणा होने के बाद इनका जो उत्तर आया उनका जोड़ भी हो गया। ये इस लाइन का मतलब है। और अब हमें बताना है एन के और पी का मान क्या है। इसमें तीन ही चीजें हैं, एन के और पी, इनका मान क्या है। अच्छा, अब आप बताओ। इसने तो कह दिया पी और वाई का गुणा हो गया। अब आपको पता है पी और वाई का यदि गुणा होया हुआ है तो पी का तो क्रम है, आपको दिया हुआ है पी इंटू के, और वाई का क्रम क्या है? 3 इंटू के। ये गुणा कब पॉसिबल होगा बताओ? जब ये दोनों क्या होंगे? बात पता है ना हमें ये। इसका मतलब यहां से एक बात तो पता चल गई, के का मान 3 होगा। ऑप्शन चेक करो, के का मान 3 किसमें? वही ऑप्शन है पहले में और 2 में है क्या? अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर एक ही ऑप्शन होता ना तो के का मान 3 जिसमें होता वो हमारा उत्तर हो जाता, पर अभी फिलहाल हम नहीं बता सकते।
चलो इतना पता चल गया के का मान 3 है। ठीक है, एक चीज और भी तो लिखी है इसने, डब्ल्यू वाई भी तो परिभाषित है। अब डब्ल्यू वाई से और चेक करते हैं क्या आता है। डब्ल्यू का क्रम क्या है बताओ, n इंटू 3। वाई का क्रम क्या है, 3 इंटू के। ये गुणा भी परिभाषित है, 3 बराबर 3 है, पर हमें इससे n और p का मान तो नहीं मिला, नहीं मिला ना मान। 3 बराबर 3 है, ठीक है, गुणा हो गया, लेकिन हमारे पास अभी तक ना n का मान आया ना p का मान आया। पी वाई परिभाषित था, इससे मान मिल गया k का मान 3। डब्ल्यू वाई परिभाषित है, इससे हमें कुछ नहीं मिला। नहीं मिला तो एक चीज और बाकी है इसमें, इनका जोड़ भी परिभाषित है कि नहीं है। तो पहले ये बताओ, पी और वाई का गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी पी वाई, उसका क्रम क्या होगा। पी वाई का जो पी और वाई का गुणा होने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम क्या होगा। पी वाई का क्रम क्या होगा, पी इंटू के। तो इसका क्रम हो गया पी इंटू के। डब्ल्यू वाई का क्रम क्या होगा, एन इंटू के। समझ गए, इतना तो समझ गए होंगे। अब एक बात बताओ, पी वाई का क्रम पता चल गया, डब्ल्यू वाई का क्रम पता चल गया, इन दोनों का जोड़ होया हुआ है। दो मैट्रिक्स का हम जोड़ करते हैं तो दोनों सेम साइज की होगी तब होगा जोड़, या अलग अलग होने पे भी हो जाता है। अगर मान लो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ लिख दिया 5 6 7 8, इनका गुणा जोड़ हो जाएगा ना। और अगर मैंने यहाँ पे एक और स्तंभ बना दिया, अब जोड़ नहीं होगा। तो जोड़ होने के लिए क्या जरूरी है, सिंपल सी बात है, दोनों का साइज एकदम सेम है होना चाहिए। इसका मतलब पी वाई और डब्ल्यू वाई अगर जोड़े गए हैं तो इनका मतलब इनका साइज क्या होना चाहिए, बराबर। इनका साइज क्या होना चाहिए, पर इसका तो p इंटू के है, इसका n इंटू के है, ये एक जैसा के कब होगा, जब n का मान किसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा यही उत्तर है, n बराबर p होना चाहिए और k बराबर 3 होना चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। 22 नंबर सवाल है, n बराबर p दिया है और 7x माइनस 5z की कोटि बताओ। 7x, क्या 7 से गुणा करने पर x मैट्रिक्स का क्रम बदलेगा। आपके सामने मैं कोई मैट्रिक्स लिख दूं ऐसे 2 3 4 5, इसको मैं कह दूं 7 से गुणा करो, इसका क्रम बदल जाएगा। तो 7 और 5 के गुणा से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्रम बताना है x माइनस जेड का। 7 5 से गुणा का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे, x माइनस जेड का क्रम बताना है। और दो मैट्रिक्स का माइनस कब संभव होगा बताओ, जब दोनों का क्रम क्या होगा, सेम होगा। जोड़ घटाओ में तो एक ही बात है। x का क्रम क्या है बताओ, x का क्रम है 2 इंटू एन, और z का क्रम क्या है 2 इंटू पी। इनका माइनस तो तभी होगा जब ये क्रम बिल्कुल सेम होगा। इनका क्रम कब होगा, सॉरी, इनका माइनस कब होगा, जब दोनों का क्रम क्या होगा, सेम होगा। तो इस सवाल में पूछा गया, आपको ये पता है क्या, इसकी कोटि पूछी है, इसका क्रम पूछा है। मतलब x माइनस जेड, एक्स में से z घटा दिया तो इसका जो उत्तर आएगा मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम क्या होगा। तो कौन सा क्रम होगा इसमें, 2 इंटू एन और 2 इंटू पी। एक्स में से z घटाना है, x में से z घटाना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए तब ये माइनस होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका क्रम 2 इंटू एन है, इसका क्रम 2 इंटू पी, और ये दोनों क्रम में बराबर है। तो दोनों क्रम में बराबर, अब उत्तर आएगा उसका क्रम क्या होगा। एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, इसमें से मैट्रिक्स घटानी है 2 इंटू 2 की, उत्तर आएगा उसका क्रम क्या होगा, 2 इंटू 2 ही होगा। तो ये अगर 2 इंटू एन की है, ये 2 इंटू पी की है, तो पहली बात तो ये बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो इसने दे रखा है कि एन का मान किसके बराबर है। तो तुम आप लोग यहाँ एन ही लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो। अब जो उत्तर आएगा उसका क्रम क्या होगा, 2 इंटू, अगर एन ऑप्शन में नहीं है तो एन की जगह पी भी लिख सकते हैं। तो या तो 2 इंटू एन इसका उत्तर है या 2 इंटू पी इसका उत्तर है। नहीं हो सकता। दूसरे का पहला सवाल, इसमें सिद्ध करना है a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, यही सिद्ध करना है क्या। a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। अब देखो इसमें पहले लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं, a प्लस बी करते हैं, डैश बाद में होगा। डैश क्या है सवाल में बताऊंगा बीच में ही, पहले a प्लस बी करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं। पहले ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी करने का मतलब दोनों जोड़ दो, सिंपल सा जोड़ है। -1 में -4, -5, 2 में 1 जोड़ दिया 3, 3 में -5 जोड़ दिया -2, 5 में 1 जुड़ेगा 6, 7 में 2 जुड़ेगा 9, 9 में 0 9, फिर -2 में 1 -1 4 और कितना हो जाएगा 2। अब a प्लस बी हो गया, इसका डैश करना है। डैश का मतलब होता है a प्लस बी का डैश। ये डैश है, इसको कई लोग a प्लस बी के ऊपर t लिखना भी बोलते हैं। इस t का पूरा नाम होता है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज दो शब्दों से मिलकर बनता है, ट्रांसफर और पोजीशन। यानी इसकी पोजीशन को ट्रांसफर कर दो, वो बनता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हिंदी में बोलते हैं परिवर्त। परि का मतलब चारों तरफ, वर्त का मतलब घुमाना, तो इसको घुमाना है। ट्रांसपोज करने का मतलब घुमाना, पोजीशन को ट्रांसफर करना। यानी जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो, इसे नॉर्मल सा ट्रांसपोज करना बोलते हैं। तो डैश का मतलब ट्रांसपोज करना, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो। तो ये बनेगा -5 3 -2, 6 9 9 दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। और ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दो, -1 4 और 2। ये a प्लस बी का आपका डैश आ गया। अब क्या करना है, राइट साइड का मान निकालते हैं, a डैश प्लस बी डैश। तो a डैश प्लस बी डैश ये राइट साइड है, तो a डैश में सीधा करके ही लिख देता हूं, प्लस में b डैश करके लिख देंगे। a डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज या a का परिवर्त हिंदी में बोले तो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, -1 2 3 5 7 9, बीच में बोले ना भाई। यहाँ b का डैश लिखना है तो इस तरह से -4 1 -5 1 2 0 1 3। अब इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों का जोड़ यही है, उतारना।